ये रहा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन वह होता है, इसमें कोई निश्चित नहीं होता है, यानी इसमें निश्चित वाली बात नहीं होती है, वही इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। इसका इंडेफिनिट का मतलब ये होता है अनिश्चित। और इसमें इसका डेफिनेशन से जानते हैं, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वह इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। मैंने आपको भी कहा भी, इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित। इसमें कोई निश्चित वाली बात ही नहीं होगा, सिर्फ अनिश्चित वाली बात होगा। इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है इसको हम कॉपी में समझते हैं अच्छे तरीके से। इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, an indefinite pronoun refers to person or things in a general way and does not refer to any person or things in particular। एक इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है, रिफर मतलब होता है जिक्र करना, कोई चीज़ का जिक्र करना, उल्लेख करना भी होता है। उल्लेख करना वे मतलब होता है सामान्य तरीका, सामान्य तरीका, यानी सामान्य तरीका में कोई एक व्यक्ति पर्सन्स या थिंग्स का जिक्र किया जाता है सामान्य तरीका में। इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है डज नॉट रिफर टू एनी पर्सन या थिंग्स इन पार्टिकुलर, यानी कोई खास पर्सन या वस्तु का इसमें जिक्र नहीं किया जाता है। और हिंदी में था वो कि अनिश्चित वाली बात, हिंदी में तो हिंदी तरीका से समझाए, इंग्लिश में इंग्लिश तरीका से समझाए, यानी कि इसमें पर्सन या वस्तु का सामान्य तरीका में इसका जिक्र किया जाता है और ख़ास तरीका में जिक्र नहीं किया जाता है। मैंने आपको बताया कि रिफ़र मतलब होता है जिक्र करना, जनरल वे मतलब सामान्य तरीका। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं एग्जाम्पल में क्या कह रहा है। ये रहा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में कह रहा है कि somebody has stolen my pen, यानी कोई मेरा पेन चुरा लिया है, यानी किसी ने मेरा कलम चुरा लिया है। इसमें निश्चित नहीं है कि कोई एक चुराया है, कोई चुराया, इसमें पता नहीं है, वो चुराया है, ये चुराया है, कोई नहीं, मतलब इसमें पता ही नहीं चला कौन चुराया है। कोई व्यक्ति ने मेरा पेन चुरा लिया है, तो इसमें निश्चित नहीं है ना कि कौन चुराया है। Anybody can beat him, कोई भी उसे पीट सकता है, यानी कि कोई भी पीट सकता है। इसमें निश्चित है नहीं कि तुम पीट सकते हो, वह पीट सकता हूँ, मैं पीट सकता हूँ, इसमें निश्चित नहीं है। इसमें कोई भी पीट सकता है, एनीबडी पीट सकता है। एनीबडी कैन बीट हिम। सम आर जेंटल, यानी कुछ आदमी, यानी कुछ नेक होते हैं। सम आर जेंटल का हिंदी होगा कुछ नेक होते हैं, यानी कि इसमें कोई एक नहीं कह रहा है कि तुम नेक हो, मैं नेक हो, या एक ही आदमी नेक होता है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नेक होते हैं, इसमें निश्चित नहीं है। ऑल आर फुलिश, सभी मूर्ख हैं, सभी मूर्ख, इसमें निश्चित नहीं है कि एक आदमी मूर्ख होता है या तुम मूर्ख हो, मैं, यानी सभी मूर्ख हैं। नन कैन डू दिस, यह कोई नहीं कर सकता। इसमें निश्चित नहीं है कि तुम नहीं कर सकते या मैं नहीं कर सकता, वह नहीं कर सकता, कोई, इसमें क्या कोई भी नहीं कर सकता, इसमें निश्चित नहीं है। मैनी ऑफ देम वेयर किल्ड, इसमें इसका हिंदी है कि उनमें से कई सारे मारा गए, उनमें से कई सारे मारे गए, उनमें बहुत सारे मारे गए। इसमें निश्चित नहीं कि तुम मरे, वो मरा, यह मरा, नाम लेके भी नहीं कह रहा है एक आदमी मरा, दो आदमी, इसमें बहुत सारा मरा, अनेक मरा। इसको कैसे समझाएंगे, यह निश्चित है या अनिश्चित है। यह एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल निश्चित है या अनिश्चित है, इसको हमको बताइए कमेंट में। आइए इसका नोट पढ़ लेते हैं, नोट में क्या कह रहा है। नोट, जब सम, ऑल, मैनी, वन, एनी इत्यादि के बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तभी एडजेक्टिव कहलाएगा। आपको याद रखना है कि सम, ऑल, मैनी, वन, एनी, समबडी भी होता है, ऑल भी होता है, मैनी, वन, यानी इसमें जब हम जो पढ़ा है अभी, समबडी, एनीबडी, सम, ऑल, नन, मैनी, वन, ये सब जो हम पढ़ा है अभी यहाँ पे दिया है, समबडी, एनीबडी, सम, ऑल, नन, मैनी, वन, नन, नथिंग, एनी, इसके बाद अगर कोई भी नाउन आएगा तो वो इंडेफिनिट
इंडेफिनिट एग्जेक्टिव होगा, एग्जेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, आइए जानते हैं आप 7 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब इज, आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है तब इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। यानी कि इज, आइदर, नाइदर सेंटेंस में भी यूज होता है, लेकिन अगर ये प्रोनाउन के रूप में हुआ, अगर ये अगर प्रोनाउन के रूप में हुआ तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। इसको इंग्लिश में जो कन्वर्ट किया है उसको कॉपी में समझते हैं कि क्या कह रहा है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्हेन each, either and neither are used pronoun they are called distributive pronoun। यानी कि जब each, either और neither का used pronoun के रूप में, as मतलब होता है के रूप में, यानी प्रोनाउन के रूप में होता है तो वे सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, अब ईच और आइदर और नाइदर का हिंदी क्या होता है इसको हम बढ़िया तरीक़ा से समझते हैं। ईच का मतलब होता है, इसका जो हिंदी होता है प्रत्येक, यानी कि इसका हिंदी होता है प्रत्येक। आइदर मतलब दोनों में से कोई एक। आइदर मतलब होता है कोई अगर दो आदमी हैं तो अगर कोई दोनों में से कोई एक का अगर हिंदी कहेंगे तो दो आइदर हो जाएगा। नाइदर उसी का उल्टा हो जाएगा, दोनों में से कोई एक नहीं, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। आया समझ में? इसका हिंदी है। आइए पहले एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एग्जांपल समझते हैं। ईच ऑफ यू इज़ गिल्टी, ये एग्जांपल है। ईच ऑफ यू इज़ गिल्टी, आप में से या तुम में से प्रत्येक दोषी हो या आप में से प्रत्येक दोषी हैं। ओके, यहाँ ईच है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक। ओके, आप में से कोई एक यह बुक ले सकते हैं, आप में से कोई एक यह बुक ले सकते हैं। नाइन ऑफ द टू बॉयज़ वॉज एब्सेंट, दोनों लड़कों में से कोई एब्सेंट नहीं था, मतलब कोई उपस्थित नहीं था। ओके, आपको हम नोट भी बताते चलूँ क्योंकि नोट किताब में भी, इसमें भी दे देता हूँ। ईच, आइदर और नाइदर, ईच ये तीनों के बाद अगर नाउन आ गया, कोई भी सेंटेंस में अगर ईच, आइदर और नाइदर के बाद सेंटेंस आ गया तो सोच लीजिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है वो समझते हैं। ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ईच अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। और इसको कॉपी में समझते हैं, इंग्लिश में जो कन्वर्ट किया है उसको कॉपी में समझते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जो हिंदी में था वही इंग्लिश में कहने का मतलब है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल, यह एग्जाम्पल सी लव्स ईच अदर या वन अनदर। सी लव्स ईच अदर या वन अनदर, वो एक दूसरे को प्यार करती है। इसका इंग्लिश है एग्जाम्पल है, सॉरी। ईच अदर और वन अनदर का हिंदी जो होता है वो दोनों का हिंदी सेम ही होता है। वो दोनों का हिंदी सेम ही होता है, एक दूसरे को। ईच अदर और वन अनदर को सेम हिंदी होता है, इसका मीनिंग एक ही होता है और वो होता है एक दूसरे को या एक दूसरे से, एक दूसरे को या एक दूसरे से। आइए जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये प्रोनाउन चैप्टर का सबसे खास रोल निभाता है। रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि सबसे खास है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो सीख गया वो आधा प्रोनाउन वो सीख गया। संबंधवाचक सर्वनाम, इसका हिंदी से ही पता चलता है कि ये कितना बड़ा रिलेशनशिप कर सकता है। ये है ना, कोई भी सेंटेंस को दोनों तरफ से जोड़ता है। क्या रिलेटिव प्रोनाउन अगर आप सीख जाइएगा तो इंग्लिश लिखने में, कोई भी सेंटेंस लिखने में आसानी होगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन कोई भी सेंटेंस लिखने में बहुत ही मदद करता है।
तो आइए जानते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वाक्यों में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले में आकर उस नाउन प्रोनाउन की पुनरुक्ति को रोकता है और उस नाउन प्रोनाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्दों से जोड़ता है। रिलेटिव प्रोनाउन कोई भी नाउन प्रोनाउन के बदले आकर उस नाउन प्रोनाउन को पुनरुक्ति करता है, यानी कि उसको पूरा करता है और उसी नाउन प्रोनाउन के संबंध में अपने से आगे आने वाले शब्दों में समूह को जोड़ता है। इसके कहने रिलेटिव प्रोनाउन बड़े बड़े सेंटेंसों में लिखने में आपको हेल्प करेगा। बहुत सारा सेंटेंस में आप बहुत सारा स्पीकर अगर आप बनिएगा, एंकर जिसको कहते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अब इंग्लिश जानते हैं, इसको कन्वर्ट जो इंग्लिश में क्या है, और ये भी जानेंगे रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर में कौन कौन सा वर्ड आता है। रिलेटिव प्रोनाउन का ये रहा इंग्लिश, यानी कि इसका ट्रांसलेट जो किया कन्वर्ट में। रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स टू सम नाउन प्रोनाउंस। रिफर मतलब होता है जिक्र करना और उल्लेख करना भी होता है। द रिलेटिव प्रोनाउन रिफर्स टू सम नाउन प्रोनाउंस गोइंग बिफोर and relates said noun pronouns to group of words coming after। इसके कहने का मतलब है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है, रिलेटिव प्रोनाउन कुछ सम नाउन प्रोनाउंस आने से पहले, बिफोर आने से पहले, और कुछ नाउन प्रोनाउन के ग्रुप जो वर्ड शब्द है आने के बाद को ये जोड़ता है। आने वाले सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन के से पहले, नाउन प्रोनाउन के बाद आने वाले शब्द को ये जोड़ता है, यानी कि रिलेट्स करता है, यानी संबंध करता है। कहने का मतलब नाउन प्रोनाउन के आने के बाद, नाउन प्रोनाउन से पहले ये रिलेट्स करता है, जोड़ता है, संबंध बनाता है। रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर में क्या आता है? रिलेटिव प्रोनाउन हु है, हुम, हुज, विच, व्हाट एंड दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन अगर आपको याद नहीं होगा तो बड़े बड़े सेंटेंस में, बड़े बड़े वाक्य में जो आप लिखिएगा तो उसमें पता ही नहीं चलेगा। रिलेटिव प्रोनाउन याद रहेगा तब ना यूज करेंगे हम। ये जितना भी रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ से यहाँ तक, ये रिलेटिव प्रोनाउन में दूसरे तरह से कार्य करता है। यानी कि एक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, उसमें प्रश्न के लिए हु मतलब कौन, हु मतलब किसे, हुज मतलब किसका, विच मतलब कौन सा, व्हाट मतलब क्या, ऐसा इसमें नहीं होगा। इसमें दूसरा तरीका से होगा। आइए पहले किताब से जान लेते हैं आगे क्या कर रहा है, क्योंकि किताब से जान लेंगे तब हम बताएंगे उसका मीनिंग दूसरे तरफ से कैसे यूज होता है। आइए जान लेते हैं। हु, हुम, हुज, विच, व्हाट और दैट मुख्य रिलेटिव प्रोनाउंस है, ये मैंने पहले ही बता दिया। उदाहरण से पहले नोट पढ़ लेते हैं। नोट पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा हम नोट क्यों पढ़ा रहे हैं। नोट पहले पढ़ेंगे तो उदाहरण में समझ में आएगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन सबसे अलग है। आइए उदाहरण से पहले नोट जानते हैं। नोट 1 में कह रहा है हु, हुम और हुज का प्रयोग व्यक्तियां या बड़े जानवरों के लिए होता है। ये हु, हुम, हुज हम आपको जो पढ़ा है, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, दैट, ये जितना भी है इसको कहाँ, इसका यूज कैसे होता है, आइए पहले किताब से जान लेते हैं। बारे से अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे कि ये सब यूज कैसे होता है। पहले किताब का नोट जान लेते हैं, ठीक है। हु, हुम, हुज का प्रयोग व्यक्तियां बड़े जानवरों के लिए होता है। विच का प्रयोग, ये विच जो है, विच आप समझ गए, विच उसी में से। विच का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं और जानवरों के लिए होता है, और दैट का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है। ये हु, हुम, हुज का प्रयोग ये तीनों जो है बड़े, यानी कि बड़े मतलब जानवरों के लिए होता है, व्यक्तियों के लिए होता है, खासकर ये दोनों चीज़ के लिए होता है। और विच का प्रयोग जो होता है ना, विच का प्रयोग ये निर्जीव वस्तुओं और जानवरों के लिए होता है। निर्जीव वस्तुओं यानी कि वस्तुओं के लिए खासतौर, और जानवरों के लिए भी होता है। और दैट का प्रयोग जो है ये सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है। सजीव के लिए भी होता है, निर्जीव के लिए नहीं। सजीव में तो बहुत सारा आप समझ गए, निर्जीव में कोई वस्तु होगा, और सजीव में कोई व्यक्ति के लिए भी होता है, और निर्जीव में वस्तु के लिए भी होता है।
आपको तो नोट पढ़ा दिए हम, अब जानते हैं उदाहरण। नोट पढ़ना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उसका यूज कैसे होता है, कहाँ पे होता है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और हम भी बताएंगे, अभी पहले नोट उदाहरण पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे कि ये इसका यूज खास तौर किस में होता है। आइए उदाहरण जानते हैं। ये सब उदाहरण जितना भी है आइए कॉपी में जानते हैं इसका। ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन का उदाहरण। पहले उदाहरण समझते हैं तब आप दूसरा उदाहरण बताएंगे। देखिए इस उदाहरण में आप ध्यान से देखिए, इस उदाहरण में आपको विचार करना है कि आखिर ये कैसे हुआ। दिस इज़ द बुक, ये एक सेंटेंस रहा। अब दूसरा सेंटेंस, द बुक वॉज गिवन टू मी। दिस इज़ द बुक मतलब यह किताब है, यह किताब मुझे दे चुका है, यह किताब मुझे दे चुका है। यह सेंटेंस रहा, यह किताब है। ये दूसरा सेंटेंस रहा, यह किताब मुझे दे चुका है। ठीक है, देखिए इसमें डबल सेंटेंस है, एक सेंटेंस ये रहा, एक सेंटेंस ये रहा। इस सेंटेंस को हम कैसे जोड़ेंगे, यानी कि रिलेटिव में कैसे करें। रिलेटिव का काम ही होता है जोड़ना, यानी संबंध बनाना। हम पहले ही बता दिए कि कोई भी सेंटेंस को ये जोड़ता है, कोई भी सेंटेंस को जोड़ता है। कान खोल के सुन लीजिए, कोई भी सेंटेंस को जोड़ता है रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, ये एक सेंटेंस रहा, ये दूसरा सेंटेंस रहा। इस दोनों सेंटेंस को हम कैसे जोड़ेंगे वो रिलेटिव प्रोनाउन में बताया जाता है। तो आइए जानते हैं कैसे जोड़ा जाता है इसको। देखिए इसको, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको हम जोड़े कैसे वो देखिए। दिस इज़ द बुक दैट वॉज गिवन टू मी। इसका हिंदी अलग निकलेगा। देखिए इसमें दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। आइए इसको जानते हैं। जैसे दैट, हम दैट पहले भी बताए हैं किस में यूज होता है। कोई भी वस्तु, यानी बुक, उससे पहले बुक है ना, इससे पहले जो बुक है इसमें इसलिए दैट का यूज हुआ। बुक हमेशा थिंग्स के लिए होती है, यानी वस्तु के लिए होता है, वस्तु के लिए भी होता है। ठीक है, सजीव निर्जीव दोनों के लिए होता है दैट का प्रयोग, हम पहले भी बताए हैं। अब बुक सजीव निर्जीव है इसलिए दैट का प्रयोग हुआ। दिस इज़ द बुक दैट वॉज गिवन टू मी। इसका हिंदी निकलेगा ये वही किताब है जो मुझे दिया गया, मतलब दे चुका है। ये वही किताब है जो, देखिए दैट का हिंदी क्या निकला, जो। ये वही किताब है जो मुझे मतलब दे चुका है। इसका कहने का मतलब है दे चुका है। तो देखिए सेंटेंस कैसे जुड़ा। अब इसको इसमें यह पहचानना है कि जिस जगह हम जोड़ेंगे, यहाँ पे जो जोड़ेंगे, ये बुंदा हटाने के बाद, ये पॉइंट हटाने के बाद इससे पहले क्या है, इससे पहले क्या है, कोई व्यक्ति है क्या, वस्तु है, कोई पर्सन, जो भी है, उससे पहले देखना है कि क्या है, उसके अनुसार हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ बुक थिंग्स था, यानी ऑब्जेक्ट था, इसलिए यहाँ दैट का प्रयोग हुआ। इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन इसी तरह बनाया जाता है। दिस इज़ द बुक दैट वॉज गिवन टू मी। ये वही किताब है जो मुझे दे दिया चुका है। ठीक है, आइए दूसरा सेंटेंस जानते हैं। और दूसरा सेंटेंस जानने से पहले इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन रहा, दैट रहा। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा रहा, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये जोड़ा ना, दो सेंटेंस को ये रिलेट्स किया है, जोड़ा, ये संबंध बनाया। और मैं एक चीज़ बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन में जो आता है एग्जाम में, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक चीज़ मैं आपको नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ। एंटीसीडेंट क्या होता है, कोई भी नाउन प्रोनाउन को जो हम यूज किए, यहाँ दैट जो यूज किए, उससे पहले नाउन प्रोनाउन वहाँ पे अवेलेबल रहता है। नाउन प्रोनाउन अवेलेबल होगा हर हाल में। तो यहाँ पे दैट का एंटीसीडेंट क्या हुआ, दैट का एंटीसीडेंट क्या हुआ, बुक, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले है ना, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन प्रोनाउन यहाँ पे अवेलेबल रहता है, नाउन प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ध्यान से सुनिए, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यहाँ अवेलेबल रहता है। ओके, तो इसलिए दैट का एंटीसीडेंट बुक हुआ। अब दूसरा एग्जांपल समझते हैं, आप समझ गए होंगे ना। ये सब रिलेटिव प्रोनाउन का उदाहरण है। आइए जानते हैं। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। इसमें हु रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका हिंदी निकलेगा जो लड़का खेल रहा है वो मेरा दोस्त है।
वो मेरा दोस्त है। जो लड़का खेल रहा है वो मेरा दोस्त है। ये इस दूसरा तरीका से इसका भी मीनिंग निकाल सकते हैं। ये वही लड़का खेल रहा है जो मेरा दोस्त है। ये वही लड़का खेल रहा है जो मेरा दोस्त है। हु का हिंदी क्या निकला? जो। हु का हिंदी क्या निकला? जो। या हु ये दोनों सेंटेंसों को जोड़ा, या डबल सेंटेंस इसमें निकलेगा, ये दो सेंटेंसों को जोड़ा। देखिए हु रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन प्रोनाउन है ना, तो हु का एंटीसीडेंट क्या हुआ? बॉय हुआ। हु का एंटीसीडेंट क्या है वो हम बताते हैं पीछे। हु का एंटीसीडेंट बॉय हुआ। हु दो सेंटेंस को जोड़ा और हु का एंटीसीडेंट बॉय हुआ। और हु क्यों यूज हुआ? क्योंकि हु का यूज पर्सन के लिए होता है, यानी कि और सब्जेक्ट के लिए होता है, कोई भी सब्जेक्ट के लिए होता है हु का प्रयोग। अब दूसरा सेंटेंस जानते हैं। द चेयर्स विच आर ब्रोकन नो यूज। ये इसका हिंदी है कि जो कुर्सियाँ टूटा है, यानी जो कुर्सियाँ टूटा है, इसका हिंदी है द चेयर्स विच आर ब्रोकन आर नो यूज। जो कुर्सियाँ टूटा है, जो कुर्सियाँ टूटा है वो यूज में नहीं है, यानी कि यूज में नहीं है। अभी दूसरा तरीका से इसका भी हिंदी निकाल सकते हैं। ये वही कुर्सियाँ टूटा हुआ है जो यूज में नहीं है, यानी कि इसका प्रयोग में नहीं है, इसका इस्तेमाल नहीं होता है। देखिए इसमें विच, इसमें विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और विच क्यों यूज हुआ? क्योंकि यहाँ चेयर है, चेयर यहाँ ऑब्जेक्ट है, यानी थिंग्स है, इसलिए विच का प्रयोग हुआ। ये सब जितना भी ये उदाहरण है, ये सब जितना भी उदाहरण है, ये सब बुक में दिया है। आप वहाँ जाके समझ जाइए, क्योंकि बुक भी पढ़ना बहुत जरूरी है। बुक आप नहीं पढ़िएगा तो फिर हमारे भरोसे बैठिएगा तो फिर नहीं होगा ना। तो बुक में पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा आप बताएंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। आइए हम जानते हैं, हम पहले भी बताएं कि ये जो हम किताब से बता रहे हैं, ये तो किताब से आप जान ही गए। अब हम अपना एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि ये जितना भी है, जितना वर्ड है, ये रिलेटिव प्रोनाउन में किस तरह यूज होता है, इसका मीनिंग क्या निकलता है, इसका हिंदी क्या निकलता है, ये कैसे यूज होगा। आइए हम अपना एक्सपीरियंस से बताते हैं। ये जितना भी है रिलेटिव प्रोनाउन है, ये सब जितना भी है, देखिए किताब में है ना, किताब में सिर्फ इतना ही दिया है। हु दिया है किताब में, विच दिया है किताब में, और दैट दिया है किताब में, हुम दिया है किताब में, हु दिया किताब में। अब आपको हम थोड़ा बाहर से बताएंगे, व्हेन बताएंगे, वेयर बताएंगे, वाई बताएंगे और व्हाट बताएंगे, ठीक है। तो इसका यूज़ देखिए, हु का जो यूज होता है, हु का यूज वो हिंदी में रिलेटिव प्रोनाउन में जो होता है, इसका हिंदी जो निकलता है। पर्सन के लिए होता है, यानी कि कोई व्यक्ति के लिए होता है, यानी सजीव के लिए होता है, खासतौर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। हु विच का हिंदी भी जो निकलता है, या मतलब वस्तु के लिए होता है, और वस्तु के लिए ये होता है, और बड़े बड़े जानवर के लिए। व्हाट जो है उसका भी रिलेटिव प्रोनाउन जो इसका हिंदी निकलता है जो। और ये थाउट के लिए, यानी सोचने के बारे में, कोई चीज़ हम सोचते हैं तो उसमें यूज किया जाता है व्हाट का। और दैट, इसका भी हिंदी जो निकलता है रिलेटिव प्रोनाउन में। ये हम ऐसा पर्सन के लिए और थिंग्स के लिए यूज करें। पर्सन मतलब निर्जीव, सजीव के लिए यूज होता है, कोई व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, और वस्तु के लिए यूज किया जाता है। हुम जो यूज होता है, इसका हिंदी होता है किसे, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में हिंदी निकलेगा जिसे। ये पर्सन के लिए यूज किया जाएगा, ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाएगा। हुज मतलब होता है किसका, हुज मतलब होता है किसका, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन में निकलेगा जिसका, जिसकी। वैन मतलब कब होता है, लेकिन यहाँ पे निकलेगा जब, ठीक है। वेयर मतलब कहाँ होता है, यहाँ निकलेगा जहाँ। वाई का यूज होगा क्यों, वाई का हिंदी होता है क्यों, इसमें भी होगा क्यों, लेकिन इसमें सिर्फ याद रखना है रीजन में यूज होगा, कोई रीज़न होगा तभी इसे यूज होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। और एक चीज़ हम आपको बता दें कि ये जितना भी है ना, ये जितना रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज होता है। इंट्रोगेटिव में भी काम आता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में खासतौर यही यूज होता है। इंट्रोगेटिव में भी इसका प्रयोग होता है, और सेम जितना भी ये खासतौर इंट्रोगेटिव में भी प्रयोग होता है, लेकिन उसमें उसका हिंदी दूसरा निकलता है। हु मतलब वहाँ कौन निकलेगा, विच मतलब कौन सा निकलेगा, व्हाट मतलब क्या निकलेगा, दैट मतलब वह निकलेगा, हु मतलब किसे निकलेगा, हुज मतलब किसका निकलेगा, व्हेन मतलब कब निकलेगा, वेयर मतलब कहाँ निकलेगा, वाई मतलब क्यों निकलेगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में इसका हिंदी ये निकलेगा जितना हम बताएं। आइए जानते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये लास्ट है, ये लास्ट प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव इन 10वां नंबर है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सबसे आसान है और सबसे छोटा भी है, और समझने में आसानी होती है। इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा वो सब नहीं है। इसमें जानते हैं डायरेक्ट। देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन
वो होता है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन किया जाता है, यानी कि जिसका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग ओनली क्वेश्चन के लिए किया जाता है, यानी क्वेश्चन आप कौन है, कहाँ से हैं, ऐसा मतलब जितना भी क्वेश्चन आपको किया जाएगा वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो आइए जानते हैं, जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हम आपको अभी भी बताएं ये ओनली क्वेश्चन के लिए किया जाता है, यानी कि प्रश्न के लिए किया जाता है। द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसका हिंदी भी कहने का वही मतलब है, प्रोनाउन का जिस प्रोनाउन का प्रयोग क्वेश्चन के लिए किया जाता है, प्रश्न के लिए किया जाता है, उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इन वाक्यों में मोटे अक्षरों में छपे शब्द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए, हम पहले भी बता दिए कि रिलेटिव प्रोनाउन में बता दें कि जितना भी है ये इंट्रोगेटिव में प्रयोग होता है। हु आर यू, ये इंट्रोगेटिव है। हु आर यू, आप कौन है, ये क्वेश्चन कर रहा है ना, आप कौन है। विच इज़ योर्स, आपका कौन सा है, आपका कौन सा है, आपका कौन सा, ये भी क्वेश्चन करने के लिए क्या। तो होम डू यू लव, आप किससे प्यार करते हैं, किससे प्यार करते हैं, ये भी क्वेश्चन करने के लिए। व्हाट इज़ योर फादर, आपका फादर क्या है, यानी कि आपका पिताजी क्या है, तो ये भी क्वेश्चन करने के लिए क्या हो जाता है। हु इज़ द बुक, यह बुक किसका है, यह भी क्वेश्चन के लिए क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें सब क्वेश्चन करने के लिए ही यूज किया, मतलब ये जितना भी है ये हु, होम, हुज, विच, व्हाट, ये सब क्वेश्चन करने के लिए इसमें यूज किया जाता है, इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का, क्योंकि जिसमें क्वेश्चन करते हैं इंट्रोगेटिव ही होता है। नोट जानते हैं, हु, होम, हुज, विच और व्हाट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी होता है। हुम, हुज, विच और व्हाट का प्रयोग इंट्रोगेटिव के रूप में भी होता है। इसकी चर्चा रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत हो चुकी है। रिलेटिव प्रोनाउन में ही बता दिया हम कि इसका प्रयोग कैसे होता है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्रोनाउन फिनिश हो गया एम आर राजा के द्वारा। एम आर राजा मेरा ही नाम है, और एम आर राजा का रीज़न हम किसी दिन बताएंगे, एम आर राजा हम क्यों चैनल का नाम रखें। मेरा चैनल का नाम है एम आर राजा, प्लीज़ मेरा सब्सक्राइब